नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कमी न हो। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि उनके लिए जरूरी तमाम कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम समेट कर ला सके। ये जानकारियां 3 सेगमेंट के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप ऑफ फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में जहां हम सबसे पहले बात करेंगे आम की तुड़ाई और पैकेजिंग की, तो वहीं हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान और इसके अलावा बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। आम फलों का राजा बस यूं ही नहीं है, ये हम सबका पसंदीदा फल है। इस वक्त बाजार में कुछ आम तो आने लग गए हैं, लेकिन वहीं कई किसान इस वक्त आम की तुड़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे में फलों की तुड़ाई किस तरह से करें और पैकेजिंग किस तरह से करें कि फलों को नुकसान न हो और आपको अच्छे बाजार भाव मिले, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आम की तुड़ाई और पैकेजिंग के बारे में। भारतीय आम बेहतरीन गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरा है। सिर्फ एक आम दैनिक आहार की 40% जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये दिल की बीमारियों, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल को रोकने में कारगर है। भारत में आम की करीब 1000 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती कुछ किस्मों की ही हो पाती है। देश में इस समय 1575 हेक्टेयर जमीन पर आम के बाग लगे हैं, जिनसे 1 करोड़ टन फलों का उत्पादन होता है। प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात का नाम लिया जा सकता है। 23.47% की हिस्सेदारी के साथ आम की पैदावार के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। हमारा देश ताजे आम का बड़ा निर्यातक है। 2020-21 के दौरान यहाँ से 21,000 टन से भी ज्यादा ताजे आमों का निर्यात किया गया, जिससे लगभग 2 अरब 72 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अच्छी आमदनी के लिए तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग का खास ख्याल रखना होगा। बहुत से किसान आज भी आम को डंडों से पीट कर तोड़ते हैं। ये तरीका बहुत गलत है और इससे फलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर पेड़ अभी छोटे हैं तो हाथ से ही तोड़ लीजिए और अगर बड़े हैं तो हार्वेस्टर की मदद ले सकते हैं। बेहतर होगा कि पेड़ों के नीचे जाल बांध दें। ऐसा करने से तुड़ाई के समय छिटक कर गिरने वाले फल सुरक्षित रहेंगे। तुड़ाई के बाद आमों को उनके आकार के हिसाब से अलग अलग छांट कर रखें। छोटे आम अलग और बड़े आम अलग। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि समान आकार के फलों का अच्छा भाव मिलता है। अगर आप छोटे और बड़े आकार के फल एक साथ रखेंगे तो ग्राहक जल्दी से आकर्षित नहीं होंगे। इसके अलावा सड़े गले और दाग लगे या अध कचरे फलों को भी अलग कर दें। बहुत से किसान आम को कार्बाइड से पकाते हैं। ये फलों को जल्द पका तो देता है, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी आम पकाने के लिए कार्बाइड के इस्तेमाल पर रोक है। विदेशों में हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला आम ही भेजा जाता है, लिहाजा निर्यात के लिए साफ सुंदर फलों को ही भेजें। भारतीय आम बोर्ड ने आम को बाहर भेजने के जो नियम बनाए हैं, निर्यातकों को उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ साल पहले तक आम को लकड़ियों की पेटी में पैक किया जाता था। प्लास्टिक के कैरेट का इस्तेमाल हो रहा है। कैरेट सस्ती पड़ती है और फल ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन निर्यात के लिए आपको गत्ते के डिब्बों की जरूरत होगी। इन डिब्बों में आम की सिर्फ एक तह बिछाई जाती है, क्योंकि ऊपर नीचे कई तह बिछाने से फल के दबने का खतरा रहता है। दबने के बाद खूबसूरत फल बदनुमा लगने लगता है। निर्यात पैकेटों में गोल गोल छेद होते हैं। किसी पैकेट में 6 तो किसी में 9 और किसी में 12 आम आ जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है
ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। पशुपालन से तो किसान सदियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर नई तकनीकों का समावेश कर लिया जाए तो डेयरी फार्मिंग से किसान अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हमारे आज के सफल किसान सतीश कुमार। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। सतीश कुमार करनावल मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान है। सतीश कुमार एक ऐसे नायक है जिन्होंने जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन समेत अनेक क्षेत्रों में सफलता की नई नई बुलंदियों को छुआ है। उन्होंने ये बता दिया है कि सफलता कहीं आकर ठहरती नहीं है, एक सफलता दूसरी सफलता को जन्म देती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इनके पिता खेती करते थे। सतीश ने उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने पाया था कि उनकी मेहनत जितना उन्हें खेती से कोई फायदा नहीं होता था। उस समय पर ना तो ट्रैक्टर था और ना ही बिजली का कोई साधन और ना ही सिंचाई का कोई साधन था। ये सब देख सतीश हमेशा सोचते थे कि वे उनके लिए कुछ करें जो काम आ सके। बचपन में सतीश पढ़ने लिखने के साथ साथ खेतों पर जाकर अपने पिता का खेती में हाथ भी बटाया करते थे। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद सतीश ने पिता की मदद करने के उद्देश्य से खेती को चुन लिया। सबसे पहले उन्होंने अपने खेत में गन्ना बोया, कोल्हू से रस निकाला, गुड़ बनाकर बाजार में बेचा, बैलों से हल चलाया। वो हमेशा से खेती से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते थे। काफी सोच विचार करने के बाद और दोस्तों से विचार के बाद इन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू करने की सोची। इन्होंने 4 से 6 गायों के साथ अपने घर से ही इस काम की शुरुआत की। उन्होंने अपने इस काम में सरकार की भी मदद ली। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने भी उनकी भरपूर मदद की। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा, पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। सतीश ने इस काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया। पशुओं की तादाद बढ़ी तो सतीश ने भी बड़ा फार्म बनवा लिया। काम करने के लिए आदमी भी रख लिए। इसके बावजूद सतीश पशुओं को चारा देना, उनको नहलाना, उनकी आराम की व्यवस्था करना तथा उनकी देखभाल खुद ही करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत के कारण उनका डेयरी फार्म पूरे गाँव में सबसे बड़ा डेयरी फार्म बन गया है। सतीश के डेयरी फार्म में चारा काटने की मशीन अलग से लगाई गई है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि पशुओं को दिया जाने वाला चारा ताज़ा हो। इतना ही नहीं, पशुओं को गर्मी और सर्दी से बचाने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। इसके लिए बाकायदा बायोगैस प्लांट भी लगाया गया है। ये प्लांट फार्म के पशुओं के गोबर से तैयार किया गया है। ये प्लांट सतीश कुमार की दूरदर्शिता और उनकी तरक्की पसंद सोच को दर्शाता है। डेयरी फार्म के साथ साथ उन्होंने अपने खेतों पर जैविक खेती की शुरुआत की। वो जानते हैं कि जैविक खेती से न सिर्फ गुणवत्ता के उत्पाद मिलते हैं बल्कि आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। आज सतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर जैविक विधि द्वारा गन्ना पैदा किया है। उनके द्वारा उगाए गए गन्ने से बने गुड़ का दाम बाजार में मिल रहे अन्य गुड़ों से कहीं ज्यादा है। सतीश कुमार ने जैविक खेती में भी कमाल की कामयाबी हासिल की है। डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती के बाद मत्स्य पालन में भी सफलता पाई है। सतीश कुमार अपने साथ साथ अन्य किसानों की भी सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। गांव के किसान उनके पास आकर उनसे सलाह लेते हैं और समस्या का समाधान भी पाते हैं और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। सतीश कुमार अपने कस्बे का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। हर कोई आज उनसे प्रेरणा ले रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है।
इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ यही होता है जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इन महत्वपूर्ण पहलों में से एक है कृषि अवसंरचना कोष। किसान किस तरह से कृषि अवसंरचना कोष का लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है।
जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई तरह के दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, फसल गुणवत्ता युक्त नहीं मिल पाती, मानव स्वास्थ्य के साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में इन्हीं समस्याओं का समाधान है प्राकृतिक खेती। आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं,
उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि वो आपके जरूर काम आएंगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर कार्यक्रम कृषि दर्शन दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।